अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक सर, अल्लाह का करम, आप सुनाए। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आएंगे और बीच बीच में उनको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कौन आया है? उबैद। ठीक है, उबैद भी ऑनलाइन है। सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो आज का लेक्चर है वो ज़्यादातर आप लोग ये अब अगला जो आप लोगों का फिजिकल क्लास होनी है तो बेसिकली उसका ही हिस्सा है। ओके, अब जब आप लोग आएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह तो उसमें आप लोगों को लैब में ये दिखाया जाएगा, ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स दिखाए जाएंगे। आप उसको हैंड्स ऑन जो है वो खुद देखेंगे कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से पीपीईज होते हैं जो लैब के अंदर आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। जिसमें से मेनली आप लोग इसमें में हमारी डिस्कशन हुई भी थी कि मेनली आप लोग इसमें यही देख रहे होते हैं कि हेलमेट है, आपके शूज़ है, आपके हार्नेस है, हैंड्स प्रोटेक्शन है या वेस्ट वगैरह है। तो ये अवेलेबिलिटी जो है ये हमारे वहाँ पे ओएसएस लैब के अंदर है भी। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते या प्लान करते हैं हम, फिर वो बामी मशावरत के साथ देख लेंगे कि आपको कब जो है वो बुलाया जाए। तो वहाँ पे आप आके जो है वो इनको फिर देख लीजिएगा। यहाँ पे इसको लाने का मकसद जो है वो यही है कि पहले आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि बेसिकली इसकी थ्योरेटिकली अप्रोच जो है वो क्या होती है और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो क्या है। ओके, स्लाइड आप लोगों को नज़र आ रही? नहीं सर, नहीं नजर आ रही। अच्छा, स्लाइड नज़र नहीं आ रही है, एक मिनट इसको ज़रा। ओके, इसको शेयर कर देंगे। और ठीक है, अब क्लियर है। जी सर, अब आ रही। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। और आम तौर पे जितने टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं या जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं या जितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं तो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर, तो अपने सेफ्टी के लिए हम कोई क्लॉथिंग यूज़ कर रहे होते हैं और उन क्लॉथिंग जो है वो हम क्या कहते हैं कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन के साथ जो है वो वाबस्ता है। लेकिन मेनली ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी हमने बता दिया था कि मेनली आप लोगों के पास ये जो सामने फ्रंट पे नज़र आए हुए इक्विपमेंट्स है ये आपके बॉडी प्रोटेक्शन के लिए बड़े मैंडेटरी है, ज़रूरी है। वो आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये इक्विपमेंट्स कुछ ना कुछ जो है वो हमने डिस्कस भी किए हुए थे। इवन आप लोग ये इस तस्वीर को यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर इक्विपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है, तो भी आपकी इक्विपमेंट जो है वो फिर वो नहीं रहती, प्रोमिनेंट नहीं रहती। और कहीं ना कहीं वो जो हादसा होना होता है या जो हैजर्ड है वो आपके साथ ही रहती है। ठीक है, तो जब आप इक्विपमेंट की तरफ चले जाए तो आपको ये आइडिया हो कि आप जो काम कर रहे हैं, ओके, क्या उसके लिए ये जो इक्विपमेंट है ये पूरा है या नहीं पूरा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिकेटर थे जो अभी तक नॉट आउट बेचारे खड़े हैं, तो इसके हेलमेट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम था। और अब जो नए हेलमेट आ रहे हैं तो उसमें ये जो एरिया है मॉडिफाइड है, ये उन्होंने कर लिया है। ओके, तो ये एरिया अब जो है वो सेफ रहता है। बहरहाल इसको लाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग देख लें कि इक्विपमेंट जो है वो उसमें उसमें चेंज भी आ सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन भी आ सकती है। और आप जिस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, जो भी ऑक्यूपेशन है वो, उसके मुताबिक आपकी इक्विपमेंट जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं होना चाहिए कि आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं और आपने कोई लैब कोट पहना हुआ है, या आप इलेक्ट्रिक वायर के साथ काम कर रहे हैं और आपने
जो नॉर्मल ग्लव्स होते हैं वो पहने हुए होते हैं। आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो पथरीली है और आपने जो है वो स्नैचर्स जो है वो पहने हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो ऑक्यूपेशन है उसकी सेवेरिटी को देख के आपने उसके मुताबिक जो है वो क्या करने हैं, अपने आप को इक्विप्ड करना है। ओके, इस पे हमारी बात हुई थी कि पीपीईस जो है वो क्यों ज़रूरी है, इस पे डिटेल के साथ हमारी ऑलरेडी जो है वो बात हो चुकी है। प्राइमरी कंट्रोल ऑफ हेल्थ सेफ्टी के अंदर पहला जो था हमारा आंसर वो क्या था, इंजीनियरिंग था। दूसरा जो है वो हमारे पास पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है। थर्ड जो है वो हमारे पास एसओपीज है और फोर्थ जो है वो हमारे पास लीडरशिप है। इस पे भी थोड़ी बहुत जो है वो स्टार्ट में हमारी बात हुई थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पीपीईज है, उसी को हम आगे जो है वो लेके जाएंगे। अच्छा, 4 पिलर्स ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या है, आप लोग ये याद रखिए कि पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, दूसरा जो है वो आपने अपने आप को क्या करना है, हैजर्ड से या वो जो हार्म है उनसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। थर्ड जो है वो आप अगर ये करेंगे तो आप प्रोटेक्ट होंगे। और फोर्थ, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो आपका रिस्पॉन्ड जो है वो कैसा होगा। तो तभी हमारे पास सेफ्टी के 4 जो पिलर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर लेट सपोज आप प्रिपेयर नहीं है किसी काम के लिए और आपने अपने आप को इक्विप नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि आप प्रिवेंट नहीं हो रहे। आप प्रिवेंट नहीं हो रहे तो आपकी प्रोटेक्शन नहीं है। आपकी प्रोटेक्शन नहीं है तो आप किसी भी हादसे के लिए, किसी भी हैजर्ड के लिए या किसी भी काम के लिए आप वहाँ पे तैयार नहीं है। ओके, पीपीईस क्यों ज़रूरी है, इसी वजह से ज़रूरी है कि आप की सेल्फ प्रोटेक्शन भी हो जाए। और ऐसा भी होता है कि आपसे किसी दूसरे को या आपकी इंडस्ट्री को, आपके ऑक्यूपेशन से किसी दूसरे एनवायरनमेंट को जो है वो क्या हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, तो आप दोनों को बैक वक्त जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स के हवाले से या पीपीई के हवाले से। कौन कौन से एरियाज जो है वो आपके मोस्टली जो है वो डैमेज होने का हो सकते हैं, जैसे लंग्स है, आइज़ है, स्किन है, बॉडी है, इलेक्ट्रिक शॉक है, एक्सट्रीम इंजरीज है, ये डिफरेंट वेराइटीज़ है। और अब जो जो जगह यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन जगहों को आपने इक्विप करना है थ्रू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ओके, अच्छा, अब एक्सट्रीम इंजरीज की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो occupational health and safety के जो एसोसिएशन है, amputation are most common when workers operate unguarded or inadequately safeguard machinery, mechanical equipment and power tools. Mechanical motions that involve rotating, rotating, transversing, cutting, punching, shearing and bending may increase risk of a workplace amputation। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम इंजरीज एम्पुटेशन जो है वो कॉज कर सकता है। ओके, इसकी मिसाल मैं सिंपल आप लोगों को ये दे दूं कि आपने गए होंगे डिफरेंट मार्केट में, डिफरेंट जो लोगों को देखा होगा, लोहार को आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि किसी की उंगली नहीं है। किसी कसाब खाने, बचर शॉप आप गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कोई उंगली जो है वो कट चुकी है। तो किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले के साथ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उसका कोई एरिया जो है वो बर्न हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरा बंदा जो है वो ज़ख्मी हो जाए, लेकिन जो पहला बंदा आपको ज़ख्मी नज़र आ रहा है, ये पहला बंदा जो अपने किसी एम्पुटेशन की वजह से या किसी स्केर्ड एरियाज की वजह से या कोई इस तरह की सिचुएशन की वजह से आप उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि पीछे से कोई सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो यूज़ नहीं किए गए थे। इस वजह से इस बेचारे बंदे के साथ जो है ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ओके, ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे अगर प्रॉपर इसने सेफ्टी नहीं ली तो चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे किस चीज़ के, कि इसकी फिंगर्स जो है वो एम्पुटेट हो जाए। ओके, उंगलियों का बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है और ये होता भी है। एक्सट्रीम इंजरीज है और बहुत सारे दुनिया के अंदर अगर आप आर्टिकल्स उठा के देख लें तो ऐसी इंजरीज हो चुकी है। अब क्या कर रहे हैं जो इसको मॉडिफाइड करने के लिए, कि वो यहाँ पे इसके साथ जो है वो क्या लगा लेते हैं, सेंसर लगा रहे होते हैं। और इसकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपके अगर ह्यूमन बीइंग का कोई जो है वो पार्ट यहाँ पे आ गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ना सिर्फ आप अपनी
खुद की जो है वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बल्कि मशीन को भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी आप ऐसे एलिमेंट्स जो है वो लगा रहे हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए भी क्या हो जाए, आगे ठीक रहे। ओके। सो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और वर्क प्लेस कंट्रोल को देख लें, ठीक है। सो रिक्वायर वर्क और एम्प्लॉय टू डू समथिंग, जो हायरार्की होगी हमारी वो कैसे रहेगी। एक मिनट, इसको हम जरा मोहम्मद हसन साहब, ओके। ओके। जो हायरार्की होगी हमारे पास वो क्या होगी कि रिटन प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्क परमिट एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। ओके। पहली चीज़ जो है वो क्या है कि आपकी एसओपीज जो है वो लिखे हुए हो, आपके पीपीईस के पहनने का तरीका, उसको रखने का तरीका, उसको उतारने का तरीका, यानी डॉनिंग, डॉफिंग, कौन से प्रोसीजर के लिए कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सारे के सारे आपको रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। ओके। साथ में अगर आप बड़े से उस पे काम कर रहे हैं, सिविल पे काम कर रहे हैं या कोई मैकेनिकल में काम कर रहे हैं, तो यू हैव सम परमिट, ठीक है, कि सेफ वर्क प्रैक्टिसेस के लिए आपने वो पर्टिकुलर बॉडी से परमिट लेना होता है। तीसरा जो है वो क्या है कि इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको ठीक ही मिले, आपने उनको इंस्पेक्ट भी करना होता है, एंड आफ्टर इंस्पेक्शन अगर आपको उसमें कोई ख़राबी नज़र आ जाती है, कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो आपने उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है। और मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का जो है वो प्रॉपर एक कुछ डेज होने चाहिए, कि कुछ लोग होने चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उसके लिए मुख्तस हो कि ये इंस्पेक्शन टीम है हमारी, ये महीने में एक आध दफ़ा जो है वो इंस्पेक्शन करेगी, डिपेंड ऑन ऑक्यूपेशन, ओके। इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद अगर इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको मेंटेनेंस जो है वो भी यही लोग करेंगे। हाउस कीपिंग के अंदर मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ हाईली हैजर्डस मटेरियल, सुपरविजन होगी, फिर उसके साथ ट्रेनिंग होगी, फिर उसके साथ अगर अलार्म सिग्नल्स या वार्निंग वगैरह है वो हम जो है वो लगाएंगे। तो ये बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप लोगों के माइंड के अंदर जो है वो ये होना चाहिए कि आप जब भी किसी हायरार्की को फॉलो करेंगे तो उसमें ये चीज़ें जो है ये आप लोगों के प्रॉपर आने चाहिए। अच्छा, इस पे भी हमारी बात हुई थी कि अगर हम हैज़र्ड को एलिमिनेट करेंगे तो फिर क्या है कि उसके एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। अब अगर इस हायरार्की से आगे पीछे कुछ चीज़ जो है वो हो रही है, तो उसमें हमने उन कंट्रोल्स को जो है वो संभालना होता है। जैसे कि ये था, और इस पे हमारी जो है वो तीसरा तक के चौथा लेक्चर जो है ये हो चुका। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये पहले जो जो कुछ था हमारा वो प्रीवियस था, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, अब पीपीईस कंट्रोल की तरफ अगर आ जाते हैं तो मेनली आप लोगों को ये इक्विपमेंट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और इन इक्विपमेंट्स को अब हम वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे। कि पहला जो हमारे पास है, आप लोगों को इस तरह के जैकेट्स जो है वो बहुत सारे लोग पहने हुए होंगे, और मिलते भी है आप लोगों को मिलते भी है कि इस तरह के जैकेट जो है वो पहने हुए कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो साइड एरिया पे होते हैं, कुछ बेचारे जो है वो जब हमारे क्लीनिंग होती है गलियों वगैरह के अंदर उन्होंने पहने हुए होते हैं, कभी कभी पुलिस ने भी पहने हुए होते हैं इसकी। तो इनका मकसद क्या है? देयर आर ओनली थ्री एनसी अप्रूव्ड कलर फॉर सेफ्टी वेस्ट। एक होता है येलो ग्रीन, दूसरा है ऑरेंज रेड, और तीसरा जो है वो हमारे पास ये है, हमारे पास जो है वो रेड है। ओके। सो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये तीन कलर्स हमें प्रोवाइड करती है। non-ANSI vest can come in to n color, but commonly you'll see color like blue and green, and not all yellow, orange and red vest in ANSI approved। ठीक है। तो जो ANSI अप्रूव्ड है वो हमारे पास यही तीन कलर है। ये आज का जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा आप एमसीक्यूज बेस्ड भी याद रख लें। ओके, इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो मिलेंगी, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे ये। ये तीन जो कलर्स है ये आपके रिकमेंडेड कलर है। अच्छा, इन कलर्स या इन वेस्ट के पहनने का जो है वो फ़ायदा क्या है? बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग सेफ्टी वेस्ट फॉर योर एम्प्लॉयज। नंबर वन, हाई विजिबिलिटी होती है। दूसरा क्या है? इजीली आइडेंटिफाइबल टू एवरीवन। तीसरा क्या है? प्रमोट सेफ प्रैक्टिस माइंडसेट।
फोर्थ क्या है कि हेल्प एक्सटेंड वर्केबल आवर्स, और फिफ्थ क्या है कि प्रमोट्स ब्रांड आइडेंटिटी। ओके, दूर से नजर आ रहे होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो रही है, और उसमें कितने लोग एक जगह पे जो है वो हम काम एम्प्लॉयज जो है वो बिजी है, और दूसरा फिफ्थ जो है वो आपके ब्रांड आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। Fluorescent vests and uniforms are better suited for bright and daytime work environments. The bright color make it easy for people to see workers since they stand out. Mostly neon vests are used. नियॉन वेस्ट जो है इसमें लगा हुआ होता है, और नियॉन लगा हुआ होता है, और वो आप जब दूर से देख रहे होते हैं तो वो शाइन करता है। और जब शाइन करता है तो इसका मतलब ये है कि दूर से अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है, या दूर से अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर उनको जज कर रहा है, तो उनके लिए आसानी होती है कि हमारे इतने एम्प्लॉयज़, 10-15 एम्प्लॉयज़ एक जगह पे काम कर रहे हैं, 10-15 दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो आपको भी वो चीज़ जो है वो क्या हो रही है, वो आइडेंटिफाई हो रही है। तो इन कलर्स का फ़ायदा जो है वो यही है। जैसे पुलिस वालों ने पहना हुआ होता है तो वो भी नियॉन ही होता है। तो दूसरे दूर से आप क्या कर रहे हो, लाइट जब इस पे पड़ती है तो वो हिट कर रही होती है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कैची होता है। Commonly used in recreational activities such as biking or hiking, when worn in these settings, they can help keep the way visible to others, preventing accidents or collision. Safety yellow is popular in other industries such as parking, attendance, crossing guards, emergency services and more. तो ये जो वेस्ट है ये आप लोगों को अक्सर पार्किंग और इसी जगहों पे जो है वो क्या होंगे, मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे ये लोग हजरात जो है वो खड़े हैं और पार्किंग हो रही है, इन्होंने पहना नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे लोगों को जो है वो समझे कि ये एम्प्लॉयज़ है, तो इन्होंने एक आइडेंटिटी भी जो है वो क्या करनी होती है, शो करनी होती है। पार्किंग दूर से आप जब जा रहे होते हैं तो ये कलर जो है वो कैची होता है, वो हिट कर देता है, फिर आप देख रहे होते हैं कि ये आसानी के साथ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। रोड कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो आपको सेफ्टी ऑरेंज कलर के वेस्ट जो है वो अक्सर मिलने नज़र आते हैं, और ये जो है ये भी बहुत सारे हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो भी पहन चुके होते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये फॉगी कंडीशंस के अंदर या स्मोक कंडीशन के अंदर जो है इसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। ओके, फिर उसके साथ जो है वो रेड सेफ्टी वेस्ट है, और रेड सेफ्टी वेस्ट आर यूज्ड टू इंडिकेट वर्कर एंड रिस्पांसिबल वेयर हु आर इन पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशन सच एज फायर फाइटर और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो है अक्सर उन्होंने ये कलर जो है वो क्या किया हुआ होता है, पहना हुआ होता है। तो हमारे पास डिफरेंट वेस्ट जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली आंसी की बात करें, अमेरिकन एसोसिएशन की बात करें, तो उसमें जो है वो हमारे पास 3 कलर है। अब जितनी भी वेस्ट है उसमें आप लोगों को समझने का तरीका या सोचने का तरीका जो है वो सिर्फ यही है कि इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ की भी आ सकती है, लेकिन मेनली इसका कलर जो है वो क्या होता है, वो मिक्स्ड होता है, नियॉन के साथ होता है। और मेनली जो इसका सरकमस्टांसेस होते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये शॉकिंग कलर्स होते हैं, और दूर से जो है ये आपको क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट कर देते हैं, और लोगों को जो है वो नज़र जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी साइट एरिया पे आप काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सड़क बनाते हुए काम कर रहे हैं, पार्किंग के अंदर है, या किसी एयरपोर्ट के अंदर है, तो आप दूर से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है वो हमारा एक और बड़े इंपॉर्टेंट किस्म का जो है वो इक्विपमेंट्स है, और उसको हम कहते हैं हेड प्रोटेक्शन, जिसको हम नॉर्मली है वो क्या कहते हैं, हेड प्रोटेक्टर, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हेलमेट है। ओके, सो हेलमेट है। ओके, सो फ्रीक्वेंटली कॉज ऑफ हेड इंजरीज क्यों पहनते हैं, ताकि हेड इंजरीज जो है ये बच जाए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके हेड को डायरेक्ट जो है वो स्टक ना कर ले, और आपको कोई बहुत बड़ी जो है वो इंजरी ना हो जाए, इन सेंस ऑफ ब्रेन या हेमरेज, या इस कि कोई एक्सीडेंट से जो है वो आप क्या हो जाए, बच जाए। बम्प्स हेड अगेंस्ट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट सच एज एक्सपोज्ड पाइप्स और बीम्स, आप अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे पाइप्स के साथ काम कर रहे हैं, आप सरिये के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपके सर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से बचने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं,
प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे थे और उसको हम क्या कहते हैं, हेलमेट कह रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हेलमेट होते हैं। सारे हेलमेट एक जैसे नहीं होते। इसमें होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 होते हैं। उसमें कुछ जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मेनली जो आपके टाइप 1 और टाइप 2 के हेलमेट है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट fall directly on top of the helmet but not from object that strike the side, front और बैक ऑफ द हेड। ओके, यहाँ पे ये आपके टॉप को क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है, लेकिन साइड से जो है वो आपको नहीं बचाता। तो ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है कि इसके अंदर जो है वो साइड से भी बचा रहा होता है और फ्रॉम अपर सरफेस जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है उस एरिया को भी बचा रहा है, यानी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्राइक्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड एंड आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लोज टू द साइड्स, फ्रंट एंड बैक ऑफ द हेड। ओके, ये आप लोगों के मेनली जो है वो टू टाइप्स के हो गए, प्रोटेक्शन हो गए। अच्छा, इसके अंदर जो है मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है। यानी ये अगर कोई चीज़ या कोई लोहा या फॉर एग्जांपल कोई ईंट आपके सर के ऊपर जो है वो गिर जाता है, तो उसका ऊपर जो एरिया है वो बम्प करेगा और इसके अंदर आप समझे कि शॉक एब्जॉर्बर टाइप के होते हैं, तो वो आपके हेड के साथ नहीं लगेगा बल्कि यहाँ से वो रिपेल हो जाएगा और आपकी इंजरी जो है वो नहीं होने देगा। ठीक है, आपकी हेड की क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रोटेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आप इसको देख लीजिए कि प्रोटेक्टिंग अप्लाई पोटेंशियल हेड इंजरीज इज अ की लिमिट ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम। ये जितने मैंने दिए हैं इसको आप लोगों ने फिर लाजमी देखना है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं। अब कितने टाइप्स की जो है वो हेलमेट का, कितने कलर्स के हेलमेट आ रहे होते हैं, तो हमारे जिस जिस तरह लैब के अंदर काम कर रहा होता है या हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा होता है, आप देख रहे होते हैं कि किसी ने जो है वो ग्रीन सूट पहना हुआ है, किसी ने पिंक पहना हुआ है, किसी ने चेक पिंक पहना हुआ है, किसी ने ब्लू लैब कोट पहना हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कलर कोड को, ऑटोमेटिकली बंदे को पता चल जाता है कि ब्लू लैब कोट पहने हुए, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट है। ग्रीन पहना हुआ है किसी ने, ओके सर्जरी हो रही है। इस तरह पिंक पहना हुआ है, ओके नर्स डिपार्टमेंट से है ये। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। फ्लोरो ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रे और वाइट। अब यहाँ पे देख ले कि अगर कलर इसका येलो है तो लेबर हैवी ड्यूटी ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन टास्क जो है ये उस बंदे ने पहना हुआ होगा। ग्रे अगर किसी ने पहना हुआ है तो साइट विजिटर होगा। रेड अगर किसी ने पहना हुआ है तो फायर फाइटर है। रेड का वेस्ट भी आपने देखा कि वहाँ पे वो भी रेड था, यहाँ पे इनका भी क्या है, ये रेड है। ब्राउन अगर किसी ने पहना हुआ है तो वेल्डर और हाई हीट ऑपरेशंस जो है उसमें यूज़ हो रहा होता है। ब्लू के अंदर जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई अप्लायंसेस के अंदर जो है वो टेक्निकल ऑपरेटर्स वगैरह ये लोग पहन रहे होते हैं। ग्रीन जो है, आप अगर सेफ्टी ऑफिसर है तो आप ग्रीन पहनेंगे। और पिंक जो है वो फीमेल वर्कर्स एंड सम कंपनीज इट इज़ यूज्ड एज एन एडिशनल हेलमेट। ओके, तो अगर फीमेल है और वो वहाँ पे एम्प्लॉय है तो वो एडिशनली जो है वो क्या पहन सकती है, वो पिंक कलर का जो है वो हेलमेट पहन सकती है। ओके, white colored hard hats for site managers, engineers or supervisors. Yellow color hat for construction worker and laborers. Blue color hard hats for carpenters and other technical workers. Orange color hard hat for cranes operators. Green colored hard hat for the safety inspectors. रेड कलर जो है वो फायर मार्शल्स के लिए। ग्रे कलर जो है वो साइट विजिटर्स के लिए। और ब्राउन जो है वो बिल्डर या हीट एक्सपोज्ड पर्सन के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो मेनली अगर आप इनके कलर्स को देख लें तो डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये लोग इस तरह के हेलमेट जो है वो पहनेंगे। अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के वो आ रहे होते हैं, हेलमेट आ रहे होते हैं, इसमें एक जो है वो हमारे पास क्लास ई है और एक जो है वो क्लास सी है। और एक जो है वो हमारे पास क्लास जी है। क्लास सी, जी और डी जो है वो क्या है कि ई क्लास का जो है क्या मतलब है कि इसका क्लास ई मीन कि इलेक्ट्रिकल, डिजाइन्ड फॉर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी वर्क,
प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन होगी इसकी, कितने वोल्टेज की बिजली को ये प्रूफ कर सकता है, ये प्रूफ टेस्टेड है, 20,000 वोल्ट को जो है वो क्या करेगा, ये प्रूफ करेगा। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टेड होता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन होगा और इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ओके, फिर क्लास सी क्या है कि ये हमारे पास कंडक्टिव होते हैं। डिजाइंड फॉर कंफर्ट, ऑफर लिमिटेड प्रोटेक्शन, protect head that might bumps against fixed objects, does not protect against falling object और electrical hazard। तो ये जनरली हमारे पास जो है वो क्या होता है, कंडक्टिव होता है। और फिर हमारे पास एक और है जो कि हमारे पास वाइट कलर का होता है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं कि जनरल हेलमेट कहते हैं उसको। और इसमें जो है वो प्रूफ टेस्टेड होता है, तकरीबन 2200 वोल्ट्स जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक होता है, ये हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन जो है वो हो रही होती है। साथ में हमारे पास आईज प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हम सेफ्टी ग्लव्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड्स या वेल्डिंग फेस शील्ड जो है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। कॉमनली इसका काम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ यहाँ पे गूगल्स यूज़ कर ले तो आपका चेहरा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इस वजह से चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने फिर क्या करना होता है, आपने पूरा वाइजर जो है वो पहना होता है, ताकि जो वो मोल्डन स्प्लैशेस है या जो आयरन के स्प्लैशेस आपको आ रहे हैं, फायर के स्प्लैशेस जो आपको आ रहे हैं, या जो इंटेंस लाइट आपको आ रही है, तो वो उसको क्या कर सके, वो उसमें बीच में बैरियर बन सके और आपका चेहरा और आंखें जो है वो क्या रहे, महफूज रहे। फिर इसके साथ जो है वो टाइप ऑफ पीपीई के अंदर जो है वो आई एंड फेस प्रोटेक्शन में ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये बेसिकली सेफ्टी ग्लासेस है। अब सेफ्टी ग्लासेस भी आप देख रहे होंगे तो ये डिफरेंट 3 किस्म के हैं डिफरेंट। पहले तो इसका काम देख ले कि क्या है कि एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वर्क प्लेसेस हैजर्ड्स, शुड फिट प्रॉपरली, should provide unrestricted vision and movement, durable and cleanable, allow unrestricted function of other PPE। तो पहले तो ये आपके चेहरे के मुताबिक होना चाहिए, टाइट होने चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, साफ हो सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ होनी चाहिए। कौन कौन से है हमारे पास इसमें, तो इसमें हमारे पास ये पहला जो टाइप है गॉगल्स का, एक ये है, प्रोटेक्ट आई एंड द फेशियल एरिया इमीडिएटली सराउंड द आईज फ्रॉम इम्पैक्ट डस्ट स्प्लैशेस, सम कैन बी यूज्ड ओवर करेक्टिव लेंसेज इफ दे फिट देम। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो हमारे पास जो प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस होते हैं वो पहन सकते हैं। एम्प्लॉयज हु यूज्ड prescription glasses while performing operation with potential eye hazard must use eye protection that incorporates the prescription in its design or can be used over your prescribed glasses without interfering with the proper positioning of the prescription glasses or goggles। ठीक है, क्योंकि अब आप लेट सपोज अगर ये यूज़ नहीं कर रहे और आपकी नज़र जो है वो क्या है, कमज़ोर है, तो आपने दूसरी यूज़ कर ली लेकिन आपने खुद अपने आप को किस चीज़ में डाल लिया, हैजर्ड में डाल लिया। तो या तो आप लोग जो है वहाँ पे लेंस जो है वो यूज़ कर ले, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हीट इंटेंसिटी वहाँ पे है तो फिर आप लेंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये साइज़ में बड़े होते हैं, आप पहले जो है वो अपने नॉर्मल ग्लासेस पहन लें और उसके ऊपर जो है वो फिर आप क्या कर लें, ये वाले पहले। 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपको ये सेफ्टी ग्लासेस मिलेंगे। एक होते हैं डायरेक्ट वेंटिलेटेड, एक होते हैं इनडायरेक्ट वेंटिलेटेड और एक होते हैं नॉन वेंटिलेटेड होते हैं। जो डायरेक्ट वेंटिलेटेड होते हैं इसमें यहाँ पे होल्स रहते हैं, resist directly passage of large particles into the goggles, prevent fogging by allowing air circulation। ठीक है, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन हो रही होती है तो यहाँ पे आपके ग्लासेस के ऊपर जो है वो फोग नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअली इस वजह से इसी को कहते हैं कि डायरेक्ट वेंटिलेटेड है। दूसरा जो है इनडायरेक्ट वेंटिलेशन, इसके अंदर है प्रिवेंट फॉगिंग बाय अलाउइंग एयर सर्कुलेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लिक्विड और केमिकल स्प्लैशेस। जो है यहाँ पे हमारे पास लिक्विड और स्प्लैशेस के लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं और ऊपर जो है इसके अंदर बड़े छोटे से क्या होते हैं, मतलब 2 बड़े सुराख होते हैं। फिर तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन वेंटिलेटेड है, कंप्लीटली जो है ये कवर होते हैं, कंप्लीटली बंद रहते हैं और does not allow the passage of air into the goggles, prevents splashes entry, may fog and required
फ्रीक्वेंट लेंसेज क्लीनिंग। तो आप बीच में इसको, क्योंकि जाहिर बात है आप कंप्लीटली बंद है तो फोग हो जाता है, आपने इसको फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो ओपन करना है, साफ करना होता है, और फिर आपने क्या करना होता है, इसको लगाना होता है। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के गोगल जो है ये आप यूज़ कर रहे होते हैं। फेस शील्ड जैसे बताया आपको कि प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम द नॉइजेंस, डस्ट एंड पोटेंशियल स्प्लैशेस और स्प्रेज ऑफ हैजर्ड लिक्विड्स। शील्ड्स और far face protection, not eye protection, to protect the eyewear. Safety glasses with the side shield or goggles under the face shield. Shields are for face protection, not eye protection. To protect the eye, wear safety glasses with side shields or goggles under the face shield। ठीक है, तो ये आप जब ये पहन रहे होते हैं तो नीचे जो है वो फिर आप अपने आईज को क्या कर लें, इसको भी कवर कर लें। ये वेल्डिंग शील्ड्स वगैरह आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम बर्न कॉज्ड बाय इंफ्रा लाइट या इंटेंस रेडिएंट लाइट हो गए। प्रोटेक्ट आइज एंड फेस फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क्स, मेटल स्पार्क, स्पैटल एंड स्लेग्स चिप्स वगैरह। इसके अंदर जो है वो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, इस फेस शील्ड के थ्रू अपने आप को बचा रहे हैं। ओके, अब उसके बाद जो है वो लेज़र सेफ्टी गॉगल्स, ये हाई मॉडिफाइड टाइप के होते हैं, और जितने मिलिट्री ऑपरेशंस या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये काम हो रहा होता है, तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ये ग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड फिजिकल कॉन्टेक्ट सच एज फ्लाइंग पार्टिकल्स, अल्ट्रावायलेट लाइट, लेजर्स एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मेडिसिन रिसर्च या मिलिट्री ऑपरेशन एंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो आप लोगों को ये फिर ज़्यादा नज़र आते हैं, ताकि आपके आइज़ जो है वो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज रेस से क्या हो जाए, वो सेफ रहे। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पास भी डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। इसमें जिस तरह मास्क होते हैं सेम वही रिस्पायरेटरी मास्क है, और इसके अंदर जो है वो फोम लगा हुआ होता है जो कि डस्ट को कैच करता है और आपको फ्रेश एयर जो है वो क्या करता है, अंदर जो है वो गो थ्रू करता है। सो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के आ रहे हैं। ये एक आ रहा है, एक ये है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ पावर एयर प्योरीफाइड जो है वो रिस्पायरेटर्स हो सकते हैं। तो एयर प्योरीफाइंग बेसिकली इनका काम है। और अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई ऐसे जगह है जहाँ में गैसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पे इसको पहनने की कोशिश करेंगे। इसमें एक केमिकल कार्ट्रेज या गैस मास्क रिस्पायरेटर होता है, पावर एयर प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर, जो कि प्रॉपर एयर जो है वो आपको दे देता है। इसमें कम्प्लीटली आप बंद होते हैं और बाहर से जो है वो आपको एक गैस सिलेंडर के थ्रू जो है वो आपको फ्रेश एयर जो है वो मिल रही होती है। रिस्पायरेटर प्रोटेक्शन, पावर एरिफाइड प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर, जिसको हम कहते हैं PARP। अगर आप किसी इंडस्ट्री में या किसी ऐसे लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको BSL-4 या BSL-3 के साथ वास्ता पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी फिर आप अपने आप को कंप्लीट कवर करेंगे थ्रू टाइविक सूट, थ्रू थ्रू क्या कहते हैं इसको, प्योरीफाइंग एयर गैस जो है वो लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर बैटरी होती है, आपने उसको ऑन करना होता है, और आप जो एयर है वो अंदर वाली ले रहे होते हैं, बाहर एनवायरनमेंट वाली एयर जो है वो आप नहीं ले रहे होते हैं। फिर उसके साथ जी एडमिट, ओके ओके ओके। फिर इसके साथ जो है वो आपके प्रोवाइड क्लीन ब्रीदेबल एयर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस, जिसको हम कहते हैं SCBA। ये जो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं SCBA। और अब आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली कवर है, कोई इसका कोई एरिया जो है वो खाली नहीं है, ग्लव्स पहने हुए है, पूरा सूटेड है, और उसको अब जो एयर मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर। तो यहाँ पे ये भी एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो डिपेंड जो है वो करता है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप कौन से एरिया के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप नॉर्मल जो मास्क है वो पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे केमिकल के साथ, कोई ऐसी चीज़ के साथ जो है वो आप इंटैक्ट है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो आपको
ख़राब कर सकता है या उसकी इनहेलेशन आपको डैमेज कर सकता है, तो फिर आपने वहाँ पे उनको यूज़ करना होता है। ठीक है। अब इनको इंस्पेक्ट भी करना होता है कि इंस्पेक्ट ऑल रिस्पायरेटर फॉर वेयर एंड टेप बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज, वॉश इन अ डिटर्जेंट सोल्यूशन दैट डिसइंफेक्ट बाय इमर्जिंग एंड सैनिटाइजिंग सोल्यूशन। तो इसको आप दोबारा जो है वो ये रीयूज भी कर सकते हैं। अक्सर ये आप लोगों ने उनके साथ भी देखा होगा, अपने पुलिस वालों के साथ भी देखा होगा। तो ये इसमें ये केमिकल कार्ट्रेज जो है वो मिलता है, और केमिकल कार्ट्रेज जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो है वो आप इसको रीयूज़ जो है वो कर सकते हैं। केमिकल कार्ट्रेज जो है वो एक दफ़ा यूज़ करके फिर आप इसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। ये जब आप आएंगे इंशाल्लाह, तो ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ या उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत बहुत जो है वो बता रहा हूँ, तो ये वहाँ पे अवेलेबल है इंशाल्लाह, और वहाँ पे आप इसको खुद लगाएंगे भी, देखेंगे भी, इसको परखेंगे, और फिर इसके बारे में जो है वो आप जानने की और भी कोशिश करेंगे। अब कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे ठीक है, एयर की भी बात हो गई है, कंटेमिनेशन की भी बात हो गई है, आइस की भी बात हो गई है, आपके बॉडी प्रोटेक्शन भी हो गई है, लेकिन आपके जो नॉइस है वो खुद भी अनसेफ है। और अगर आप किसी ऐसी मशीन के साथ काम करें या किसी ऐसी जगह के अंदर काम हो रहा है जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस वॉइस है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, तो आपके कान जो है वो क्या हो सकते हैं, वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो एयर प्रोटेक्शन आते हैं, या उसको हम हेयर प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास साइबल लेवल्स है, अगर ये 140 डीबी से जो है वो ऊपर हो रहा है, यानी जेट इंजन का है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत जो है वो है। नॉर्मल जो हमारे पास जो हम बात करते हैं स्पीकिंग है, वो हमारे पास जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो तकरीबन 70 होती है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रैफिक वगैरह के अंदर फिर 90 हो जाती है। फिर हमारे पास ये जो सॉज होते हैं, जिनसे हम दरख्त वगैरह काटते हैं, उसकी आवाज़ जो है वो 100 डीबी पे चली जाती है। बेलडोजर जो है 110 पे चली जाती है। तो ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं जो कि इनकी फ्रिक्वेंसीज जो है वो लेवल है। और अगर इसमें से हमारे पास एक्सपोजर टू नॉइस लेवल ओवर 85, यानी अगर यहाँ से, यानी ये जो एरिया है इससे अगर ऊपर ये जाएगा, तो इसका मतलब है जो रूल्स है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये अब नॉइस के अंदर जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। और इवन WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉइस को कहते हैं कि जब 65 डेसिबल्स से ऊपर हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉइस जो है वो अकाउंट हो जाता है। और हेयरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्स एट 90 डीबी, जब अगर 90 पे है, यानी ट्रक ट्रैफिक में है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत है आई एयर प्रोटेक्शन की। हेयर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे पास है। और इसमें आप लोग देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मॉडिफाइड किस्म के एयर प्रोटेक्शन हो, जैसे कि ये है हमारे पास। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास एयर मफ जो है वो ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। ये सिंपल मिलते हैं, नॉर्मल भी मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर इवन घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ऐसा ना हो कि आपको फिर पीछे की आवाज़ ही ना आ जाए। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप इसको सिर्फ प्लग कर ले। तो एयर मफ्स इनको कहते हैं, ये भी आपके पास जो है वो ज़रूरी है, होना चाहिए। और जब भी आप इसको लगा लेते हैं, तो आपकी जो नॉइस की जो रहती है, जो शोर रहता है, वो कम्प्लीटली जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो परमिसिबल नॉइज एक्सपोजर्स ड्यूरेशन पर, और अगर आप 8 घंटे रोज़ाना 90 डीबी यानी काम कर रहे हैं और इतना शोर है वहाँ पे, और अगर 6 पे बहाल में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर हैज़र्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आपके एयर जो है, आपकी जो हेयरिंग की सलाहियत है वो क्या हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है। तो उस वजह से आपने फिर इसकी प्रोटेक्शन जो है वो क्या करनी होती है, लेनी होती है। कौन से लेनी होगी? डिस्पोजेबल फोम प्लग्स, मोल्डेड एयर प्लग्स, नॉइस कैंसलिंग एयर प्लग, या एयर मफ्स जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। कंसिडर नॉइस रिडक्शन रेटिंग ऑफ डिवाइसेस। हर डिवाइसेस का
ये पता चल जाता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है किसी जगह पे शोर हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर होता है, नॉइस फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर होता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे। तो आप जितना शोर करेंगे या वहाँ पे जितना नॉइजी एरिया है, तो वो डिटेक्ट कर देगा कि यहाँ पे अब नॉइज़ जो है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो उसके बेस पे फिर आप लोगों ने ये पहनने होते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल किस्म के एयर प्लग्स मिलते हैं, वो क्या है कि उनको सिंपल आप उठा लें, उसको रोल कर दें और फिर अपने एयर को थोड़ा पुल कर लें और फिर उसको इंसर्ट कर दें इंटरनली। नॉर्मली ये हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो यही वाला होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके हैंड प्रोटेक्शन आ जाते हैं, और हैंड प्रोटेक्शन जो है वो आप केमिकल्स, गर्म चीज़ें, हॉट ऑब्जेक्ट्स या हार्ड ऑब्जेक्ट्स या वेरी कोल्ड, तो इस तरह के सिचुएशन या टॉक्सिक मटेरियल जो है वो अगर आप उसको हैंड कर रहे हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्या यूज़ हो रहा होता है, आपके ग्लव्स यूज रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ग्लव्स है, जिसमें एंटी वाइब्रेशंस है, फिर केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स हैं, फिर लेदर पाम ग्लव्स हैं, फिर परमिशंस जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास ग्लव्स है, परमिटेशन ग्लव्स हैं, उसके साथ रेजिस्टेंस जो हीट को कवर कर देती है, तो हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स आ जाते हैं, और कट रेजिस्टेंट जो है वो हमारे पास इस तरह के ग्लव्स भी अवेलेबल होते हैं। तो हर ग्लव जो है वो, आप ये बिल्कुल ना समझे कि कोई एक काम आप कर रहे हैं और उसके लिए सबके लिए जो है वो एक ही किस्म का ग्लव जो है वो यूज़ होगा, बल्कि डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही आप जो है वो क्या करेंगे, वही ग्लव जो है वो यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये कट रेजिस्टेंट है, तो अगर आप कोई शीशे का काम कर रहे हैं, ग्लास के साथ काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज़ ये कट रेजिस्टेंट है। अगर आप कोई गर्म चीज़ जो है वो उठा रहे हैं, गर्म लोहा है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो आपने हीट रेजिस्टेंट जो है वो ग्लव जो है वो क्या करने हैं, यूज़ करने होते हैं। जो इसके अलावा जो नॉर्मल लैब्स के अंदर जो ग्लव्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो उसमें नाइट्राइल ग्लव्स है, विनाइल ग्लव्स है और लेटेक्स ग्लव्स हैं। इसका बता भी दिया था कि आपने बीक मेथड जो है वो कैसे परफॉर्म करना है, या अगर इससे कोई और मेथड है जैसे सीडीसी मेथड है, तो आपने उसको कैसे परफॉर्म करना होता है, हाउ यू हैव टू डॉफ इस। और आपने ये फिर प्रोसीजर देखना होगा कि आपने मैकन एल इस, बल्कि इसका मैंने ख्याल में प्रैक्टिस किया हुआ था। इसको फिर आप जब आएंगे इंशाल्लाह उस दिन आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों के फुट एंड लेग्स प्रोटेक्शन है। तो अब फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आपके पर्टिकुलर शूज़ जो है वो होने चाहिए। और क्यों है ये कि आपके जो एम्प्लॉयज़ के जो फुट्स है, वो भी क्या रहे, वो शार्प चीज़ों के साथ या मोल्टन चीज़ों से, उनसे क्या रहे, ये सेफ रहे। तो उसके लिए डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शूज़ आ सकते हैं। कभी कभार हम बहुत भारी चीज़ें जो है भी उठा लेते हैं, तो अब अगर नॉर्मल शूज़ आपने पहने हुए होते हैं और ऊपर से वो लगेंगे, तो आपका पाँव तो कुचल जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो उस वजह से ऐसे शूज़ भी होने चाहिए कि जो उस हैवी चीज़ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, ताकि नीचे जो है वो बम्प्स अगर लग सकता है, बहुत तेज़ी के साथ आ सकता है, तो वो आपके नीचे जो फेलेंजीज है, यानी जो पंजे वाला एरिया है, वो क्या हो जाए, वो बच जाए। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल ऑफ फुट लेग्स जैसे स्टील में है, आपके हीट रेजिस्टेंट सोल है, मेटल शैंक्स है, इस तरह के डिफरेंट जो है वैरायटीज़ के अंदर आ रहे होते हैं। और इसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ यूज़ हो रहे होंगे, ये डिफरेंट के हैं। ठीक है। रबर शूज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल मटेरियल सच एज डायरेक्ट बाय द एसडीएस, शूज़ विद मेटल टो कैप, इसको हम कहते हैं जो ये वाला एरिया है। ठीक है। ये तो मेटल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नॉक्स फाइलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है, यहाँ से ये बच सकते हैं। ओके। अगर आपने यहाँ पे ये पहने हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली आपके जो एरियाज है, ये टो को इसको क्या कर देता है, इसको ये बचाता है। ओके। बाकी बॉडी प्रोटेक्शन में वेस्ट पे हमारी बात हो गई। टाइविक सूट भी आते हैं। टाइविक सूट और लैब कोट में फ़र्क यही है कि लैब कोट जो है वो पर्टिकुलर आपके नेक से लेके आपके नीज तक जो है वो एरिया को कवर करता है विद बोथ हैंड्स, फ्रंट एंड बैक।
जबकि जो टाइबिक सूट अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हेड से लेके एंड तक यानी फुट तक, और वो कम्प्लीटली जिप्ड होता है। वो आपके बॉडी को बाहर जो है वो बिल्कुल आपका कोई एरिया जो है वो नज़र नहीं आता। तो टाइबिक सूट में जो है ये होना चाहिए। और फिर उसके साथ जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्यूपेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो कभी कभार वहाँ पे जैसे ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये बेसिकली कर क्या रहा है कि इस दरख्त को ये काट रहा है। अब ये दरख्त को काट रहा है तो इसका इस मशीन की जो है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी इसने कानों को और हेलमेट के साथ जो है वो ये लगा हुआ है, तो इसके हेड और साथ में इसके कान जो है वो क्या हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं। लेकिन साथ में अगर आप देख रहे हैं तो इसके जूते जो है ये भी कौन से होने चाहिए, रबड़ के होने चाहिए, ताकि इसके ये जो पाँव है ये भी सेफ रहे। और साथ में इसके अगर इसके ऊपर जो है वो टो प्रोटेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो दर्द है अगर ये इसके पाँव के ऊपर गिर जाएगा तो टो को रप्चर होने का खतरा है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन जो है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ओके। जी। अच्छा, अब ये सिलेक्शन ऑफ द बॉडी प्रोटेक्शन, ये ऐसे भी हमारे पास कुछ टाइपिक सूट जो है वो आ रहे होते हैं कि जो आपके अपर एरिया को कवर नहीं करता, लेकिन लोअर चेस्ट अंडर एरिया जो है वो टिल आपके फुट्स तक वो कवर कर रहा होता है। तो बेसिकली इसमें अगर आप कोई इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं कि जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, कुछ स्प्लैशेस आ सकते हैं, और वो नीचे एरिया जो बेंच वर्क पे ऊपर हो पर्टिकुलरली, तो उस एरिया को बचाने के लिए जो है वो आप ये यूज़ कर रहे होते हैं। मेनली जैसे कि हमारे पास ये आप लोगों ने मोस्टली जो है वो कहाँ पे देखा होगा, किचन के अंदर देखा होगा। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, तो इस वजह से आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। Pepper like fiber, dust and splashes, treat wool and cotton, fire resistant dust abrasions, rough irritation surface, ducts, cuts, bruises, leather, dry head flames, रबर फैब्रिक्स वगैरह जो है वो ये डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो किया जा सकता है, पर डिपेंड करता है कि ये किस नौइयत का जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। ओके। फिर उसके साथ जो है वो आपके हमारे जो हैज़र्डस वेस्ट एंड इमरजेंसी रिस्पांस स्टैंडर्ड है, जिसको हम हैज़ोपर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो लेवल ए है प्रोवाइड हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन required when greatest potential for exposure exists, greatest level of skin respiratory and protection is required। तो ये हमारे पास आ जाता है लेवल नंबर 1 के अंदर। और इसमें हाई प्रोटेक्शन चाहिए हो रही होती है, और इसमें सीबीए यानी आपके जो प्योरीफाइड एयर है उसको ज़रूरत है, आपकी सिलेंडर जो है वो लगे हुए होंगे, केमिकल वेपर्स अगर वहाँ पे है, डिस्पोजेबल प्रोटेक्शन सूट और ग्लव्स वगैरह, बूट्स, ये आपकी लेवल 1 के पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होंगे। लेवल बी के अंदर जो है रिक्वायर्ड फॉर हाईएस्ट लेवल रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन एंड लेसर लेवल ऑफ स्किन प्रोटेक्शन। तो ए में जो है वो आपका रिस्पायरेशन और स्किन दोनों इन्वॉल्व थे। बी के अंदर जो है वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन स्किन की जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और लेवल सी के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड व्हेन कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ बेयर सब्सटेंसेस एंड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग एपीआर यानी एयर प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर जो है वो सिर्फ यहाँ पे चाहिए होंगे। एग्जांपल में क्या आ सकता है कि फुल फेस एयर प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर, इनर एंड आउटर केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव, हार्ड हेड स्केप मास्क और डिस्पोजेबल केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह भी आ सकते हैं। डी के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड विन मिनिमम प्रोटेक्शन इज नीडेड, ये लो लेवल का है, लेकिन इसके अंदर भी आपको ग्लव्स, कवरऑल, सेफ्टी ग्लासेस, फेस शील्ड्स और केमिकल रेजिस्टेंस वगैरह ये चाहिए होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपने जिस ऑक्यूपेशन में भी होंगे तो पहले आपने उस ऑक्यूपेशन को समझना होगा। ओके। और इनको बताने का मकसद जो है वो है क्या, कि आप उस ऑक्यूपेशन के इंटेंसिटी को समझें, उस ऑक्यूपेशन के हैज़र्ड्स को समझें और उस ऑक्यूपेशन के हार्म को समझें। ओके। ये नहीं है कि आप अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे किसी दूसरा
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिरन तो वो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से जो है वो नुकसान क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से जिस भी ऑक्यूपेशन में आप अगर कल के लिए चले जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के अंदर या सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपका पहला जो उसूल है वो यही होगा कि आपकी अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन जो है वो किस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू जो है वो हो सकेगी। ठीक है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे जनरल लेबॉर्ट्री के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले हेलमेट ले आए तो वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर उसके अंदर जो है वो टू के शेप जो है वो बूट्स ले आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा है ही नहीं। तो हर एरिया का अपनी अपनी जो है वो एक स्पेशलिटी होती है, और उस स्पेशलिटी के मुताबिक आपने उसको क्या करना है, इक्विप्ड करना है। ओके, ये याद रहे। पीपीई कब ज़रूरी है, फजूल में पीपीई पहनना जो है वो भी ये नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप किसी को इतना बॉदर्ड कर ले कि वो आपने उसको जो है वो 2 किलो के जूते पहनाए हुए हैं और हर वक्त वो पहना हुआ है, हालांकि वो काम नहीं कर रहा। लेट्स सपोज अगर वो काम नहीं कर रहा, इट्स ओके, उसको आप कह देते हैं कि आप नॉर्मल रहे, बिल्कुल ईज रहे, लेकिन जब वो काम कर रहा है उस वक्त उसके लिए वो क्या चीज़ होनी चाहिए, मैंडेटरी जो है वो होनी चाहिए। और इसके लिए ये तमाम बातें जो है ये क्या होगी, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हैजर्ड असेसमेंट, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट पीपीई, ट्रेन एम्प्लॉयज़, मेंटेन रिप्लेस पीपीई, अपडेट्स वगैरह, इवैल्यूएशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको करते जाएंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम सबको अब पता है कि एम्प्लॉयर के पेमेंट एग्जेम्पशन वगैरह क्या हो सकती है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आपकी कंपनी जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि बेचारा बंदा काम के लिए भी आए और आप उनसे कहें कि नहीं आप अपने इक्विपमेंट्स भी ले आए, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो वो अपने इक्विपमेंट्स खुद लेके आएगा। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है। एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू प्रॉपर वेयर पीपीई। अब एम्प्लॉयज़ करेगा क्या कि वो पीपीई सही तरीके से वेयर करेगा, अटेंड पीपीई ट्रेनिंग जितनी भी होंगे, अगर जनरल है तो जनरली यूज़ करेगा, अटेंड करेगा, अगर पर्टिकुलरली है तो फिर वो उसको स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, केयर फॉर क्लीन एंड मेंटेन पीपीई, पीपीई को सही तरीके से यूज़ भी करेगा, सही तरीके से उतारेगा भी और उसको साफ रखने की भी कोशिश करेगा। इन्फॉर्म सुपरवाइजर ऑफ नीड्स फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, अगर वो ख़राब है तो फिर उसके बाद जो है वो उसको अपने सुपरवाइज़र को बोलेगा भी। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट में है ये कुछ एमसीक्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ये आप लोगों ने देखने हैं, उसको याद कर लें, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें जो है वो क्या है, एमसीक्यूज़ या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। इंशाल्लाह जब आप लोगों को बुलाएंगे हम नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल लैब में, तो वहाँ पे ये जितने बातें मैंने बताई है और जितने इक्विपमेंट्स के बारे में बताई है तो ये वहाँ पे अवेलेबल है। और इसके लिए आप लोग पहले से थोड़ा सा होमवर्क भी कर लें, देख लें भी, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि आप लोगों को हम कब बुलाते हैं। तो दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप 3 दिन अलग अलग दिन आ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक ऑप्शन ये है कि आप लोग एक ही दिन आ जाए, सैटरडे या किसी संडे को, और सुबह 9 बजे से 2-3 बजे तक जो है वो कॉन्टीन्यूस एक ही दिन जो है वो आप वहाँ पे रहे और जितने लेक्चर्स है या जो कुछ है वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से जो है वो परफॉर्म करके देख लें। तो इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप पे फिर डिस्कशन होगी। अब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो भी बता सकता है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रहा है, तो वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, हसन रजा बात कर रहा हूँ सर। जी हसन, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का अल्लाह कैसे हैं सर, यही एक क्वेश्चन था मेरा, और दूसरा बात ये